नमस्कार। आज जिस कवि की कविता पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वे हैं श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा जीनियस पोएट थे और मेरी समझ से निराला के बाद अगर कोई कवि बार बार पुनर्जन्म लेता है अपने काम अपने अपने लेखन में, हर संग्रह के साथ जो अपनी कविता की एक नई जमीन गढ़ता है, अपने अपने ही लेखन में पुनर्जन्म होता है जिस कवि का, ऐसे कवियों में निराला के बाद मेरे ख्याल से श्रीकांत वर्मा अग्रणी है। उनके 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 शुरुआती संग्रहों को आप देख लीजिए, चाहे वो सरहद पर हो या भटका मेघ हो, उनमें एक युवा मन दिखाई पड़ता है, एक आशावाद है उनकी कविता में। प्राकृतिक प्राकृतिक बिंबों से भरी हुई कविताएं हैं। आगे के जो उनके संग्रह हैं, चाहे वो जलसा घर हो, चाहे माया दर्पण हो, और भी जो बीच के संग्रह आए थे, दिनारंभ हो, उन संग्रहों में ये देखने को मिलता है कि उनके अंदर एक तरह का आक्रोश फूटता है जो 60 के और 70 के दशक की कविताओं की जो एक मूल अवधारणा बनी थी, चाहे वो कविता आंदोलन हो, चाहे और भी जो आंदोलन हुए थे उस समय, उनके साथ बिल्कुल कदम मिलाकर श्रीकांत वर्मा चलते हुए दिखते हैं। और बिल्कुल लंबी कविताएं, तोड़ फोड़ करती हुई कविताएं, राजनीति को प्रश्न करती हुई कविताएं, और इन सब के बावजूद वो अपनी एक ज़मीन तैयार करती हुई कविताएं, वो बाकी कवियों से बिल्कुल अलग अपने ढंग से उनकी कविताएं देखने को मिलती हैं। 80 के दशक तक आते आते उनके अंदर एक हताशा देखने को मिलती है, जिसका सबसे बड़ा जो उनका सबसे प्रसिद्ध संग्रह भी है, जो उनका 1984 में जो संग्रह आया था, मगध। मगध की संग्रह की कविताओं में हालांकि वो एक निरंतरता दिखाई देती है पिछले संग्रहों से, लेकिन उनकी कविताओं में एक तरह की हताशा बैठ गई है, जो आक्रोश है वो बिल्कुल दब गया है। मगध के बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि वो एक कालातीत काल गढ़ते हैं, यानी इतिहास का एक खंडहर गढ़ते हैं, एक इतिहास का एक मायालोक गढ़ते हैं, जिसमें समय के आर पार आते जाते हैं श्रीकांत वर्मा। वो मगध ऐतिहासिक मगध नहीं है, या जो और भी जगहों की वो बात की, जिनकी बात की है उन्होंने उस संग्रह में, चाहे वो कोसल हो, कौसाम्बी हो, तक्षशिला हो, इन सारी जगहों को वो बिल्कुल समय को भेदते हुए एक कवि की हताशा, उनका चिंतन, ये सारी बातें दिखाई पड़ती हैं। वो जिस तरह से एम्बिग्विटी का प्रयोग करते हैं, रेटरिक का प्रयोग करते हैं, अद्भुत संग्रह है मगध। तो मैं जो कविता पढ़ने जा रहा हूँ वो मगध संग्रह से ही एक कविता है, तीसरा रास्ता। कविता पढ़ने से पहले एक और बात, नामवर जी कहते थे कि श्रीकांत वर्मा एक अकेले ऐसे कवि हैं, राजनीति के विरोध में कविताएं सबने लिखी हैं, सारे कवियों ने लिखी, लेकिन श्रीकांत वर्मा अकेले कवि हैं जो राजनीति के अंदर रहते हुए राजनीति का विरोध करते नजर आते हैं। श्रीकांत वर्मा राजनीति से जुड़े हुए थे और इसके बावजूद वो राजनीति की सारी परतों को उघाड़ते हैं, उसकी सारी बुराइयों को बिल्कुल सामने लाते हैं। ये एक अलग तरह के करेज की मांग करता है, एक अलग तरह के साहस की मांग करता है, जो श्रीकांत वर्मा की कविता में है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बस ये एक कविता है, तीसरा रास्ता, ये पढ़ता हूँ, आप कविता सुनिए। तीसरा रास्ता। मगध में शोर है कि मगध में शासक नहीं रहे, जो थे वो मदिरा, प्रमाद और आलस्य के कारण इस लायक नहीं रहे कि हम उन्हें मगध का शासक कह सकें। लगभग यही शोर है अवंती में, यही कोसल में, यही विदर्भ में, कि शासक नहीं रहे। जो थे उन्हें मदिरा, प्रमाद और आलस्य ने इस लायक नहीं रखा कि उन्हें हम अपना शासक कह सकें। तब हम क्या करें? शासक नहीं होंगे तो कानून नहीं होगा, कानून नहीं होगा तो व्यवस्था नहीं होगी, व्यवस्था नहीं होगी तो धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा तो समाज नहीं होगा, समाज नहीं होगा तो व्यक्ति नहीं होगा, व्यक्ति नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। हम क्या करें? कानून को तोड़ दें, धर्म को छोड़ दें, व्यवस्था को भंग करें। मित्रों, दो ही रास्ते हैं, दुर्नीति पर चलें, नीति पर बहस बनाए रखें, दुराचरण करें, सदाचार की चर्चा चलाए रखें, असत्य कहें, असत्य करें, असत्य जिए, सत्य के लिए मर मिटने की आन नहीं छोड़ें। अंत में
प्राण तो सभी छोड़ते हैं, व्यर्थ के लिए हम प्राण नहीं छोड़ें। मित्रों, तीसरा रास्ता भी है, मगर वह मगध, अवंती, कोसल या विदर्भ होकर नहीं जाता। इस कविता में आप देखिए, एक जगह पर आकर श्रीकांत वर्मा कहते हैं मित्रों दो ही रास्ते हैं, और उसके बाद वो सिर्फ एक रास्ते की बात करते हैं, दो रास्तों की बात ही नहीं करते। फिर आगे चलकर वो कहते हैं मित्रों तीसरा रास्ता भी है, और उस तीसरे रास्ते के बारे में कुछ नहीं बताते, सिर्फ इतना कह देते हैं मगर वह मगध, अवंती, कोसल या विदर्भ होकर नहीं जाता। यानी जिस तरह के समय में हम घुस चुके हैं उससे कोई आसान निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है। इन प्रश्नों के जवाब उतने सरल नहीं है, और यही इस कविता की ताकत है। वो एक अनरिलायबल नैरेटर वाली बात इस कविता में दिखाई देती है। वो हमें कुछ बताते हैं और फिर हमें ही उससे मोड़ देते हैं। इस तरह के भाषिक खेल श्रीकांत वर्मा की कविताओं में गजब के खेल देखने को मिलते हैं। और इस कविता में एक और बात जो है वो है इस कविता की एम्बिग्विटी, क्योंकि अंत में आते आते कविता बिल्कुल एम्बिगुअस हो जाती है। वो कुछ भी स्पष्ट तरह से हमें नहीं बताती। वो भाषा के साथ एक तोड़ मरोड़ करके हमें बिल्कुल एक हताश से जगह पे लाकर छोड़ देती है। तो ये विलियम एम्सन की किताब है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। उसमें उन्होंने विस्तार से एम्बिग्विटी की चर्चा की है, चाहे वो मेटाफर हो, चाहे और भी तरह की एम्बिग्विटीज हो। भाषा की जो प्रॉपर्टी होती है कि किसी चीज को एम्बिगुअस बना देना, उसका कोई एक अर्थ ना हो, अनेकार्थ हो, ये श्रीकांत वर्मा की ताकत है। हालांकि ये जो स्ट्रक्चर है श्रीकांत वर्मा का कि 3 ऑप्शन में चीजों को खोल देना, इस तरह की और भी कविताएं लिखी गई हैं, और मैं चाहूंगा कि आज के इस पॉडकास्ट का फायदा उठाते हुए ऐसी कुछ और कविताएं भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो ये एक कविता है, एरन फोगेल की कविता है, द प्रिंटर्स एरर। आप सुनिए, ये कविता बहुत मजेदार सी कविता है, आपको पसंद आएगी उम्मीद है। एरन फोगेल की कविता है द प्रिंटर्स एरर। फेलो कंपोजिटर्स एंड प्रेस वर्कर्स, आई चीफ प्रिंटर फ्रैंक स्टाइनमैन, having worked 57 years at my trade and served 5 years as president of the Holliston Printers Council, being of sound mind, though near death, leave this testimonial concerning the nature of printers' errors. First, I hold that all books and all printed matter have errors, obvious or no, and that these are their most significant moments, not to be tampered with by the vanity and folly of ignorant academic textual editors. Second, I hold that there are 3 types of errors in ascending order of importance. 1. Chance errors of the printer's trembling hand, not to be corrected incautiously by foolish professors and other such rabble, because trembling is part of divine creation itself. 2. Silent, cool sabotage by the printer, the manual laborer whose protests have at times taken this historical form, covert interferences not to be corrected censoriously by the hand of the second and far more ignorant saboteur, the textual editor. 3. Errors from the touch of God, divine and often obscure corrections of whole books by nearly unnoticed changes of single letters, sometimes meaningful, but about which the less said by preemptive commentary, the better. Third, I hold that all 3 sorts of errors by chance, errors by workers' protest, and errors by God's touch, are in practice the same and indistinguishable. Therefore, I, Frank Steinman, typographer for 37 years and cooperative master of the Holistic Guild 8 years, being of sound mind and body, though near death, urge the abolition
of all editorial work whatsoever, and manumission from all textual editing to leave what was as it was and as it became, except insofar as editing is itself an error and therefore also divine. तो एक एडिटर के तौर पर नौकरी करने के नाते और एक पत्रिका का एडिटर होने के नाते वो शुरू में कहते हैं कि एडिटर्स, मुझे ये बात बहुत पसंद आती है कि वो शुरू में कहते हैं कि सारा एडिटिंग का काम जाहिलों का काम है, इट इज़ माइंडलेस, और अंत तक आते आते कहते हैं कि अर्ज द अबॉलिशन ऑफ ऑल एडिटोरियल वर्क, और आखिर तक आते आते फिर कहते हैं एक्सेप्ट इन सो फार एज एडिटिंग इज इटसेल्फ एन एरर एंड देयरफॉर ऑल्सो डिवाइन। तो किस तरह का एक पैराडॉक्स गढ़ देते हैं वो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर, ये बहुत मज़ेदार सी बात है। और इसमें स्ट्रक्चर भी वैसा ही है, तीन में वो बांट देते हैं और दूसरे पॉइंट को वापस उन्होंने तीन में बांटा है, तीन तरह के एरर्स की बात की है। ऐसे ही एक और कविता मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। ये कविता टी.एस. एलियट की है, द नेमिंग ऑफ कैट्स। ये कविता बहुत मज़ेदार सी कविता है, आप सुनिए। द नेमिंग ऑफ कैट्स। द नेमिंग ऑफ कैट्स इज अ डिफिकल्ट मैटर. It isn't just one of your holiday games. You may think at first I'm as mad as a hatter when I tell you a cat must have 3 different names. First of all, there's the name that the family use daily, such as Peter, Augustus, Alonzo or James, such as Victor or Jonathan, George or Bill Bailey. All of them sensible everyday names. There are fancier names if you think they sound sweeter. Some for the gentlemen, some for the dames, such as Plato, Admetus, Electra, Demeter, but all of them sensible everyday names. But I tell you, a cat needs a name that's particular, a name that's peculiar and more dignified. Else how can he keep up his tail perpendicular, or spread out his whiskers, or cherish his pride? Of names of this kind, I can give you a quorum, such as Munkustrap or Quaxo, or Coricopat, such as Bombalurina, or else Jellylorum. Names that never belong to more than one cat, but above and beyond there's still one name left over, and that is the name that you never will guess. The name that no human research can discover, but the cat himself knows and will never confess. When you notice a cat in profound meditation, the reason, I tell you, is always the same. His mind is engaged in a rapt contemplation of the thought, of the thought, of the thought of his name. His ineffable, and ineffable, deep and inscrutable singular name. ये जो आखिर में his ineffable, F and ineffable, EFFANINEFFABLE, ये कोई शब्द भी नहीं है जो गढ़ देते हैं। एक तरह की जिब्रिश सी बात वो कहते हैं, जो जिसको ये बिल्ली की भाषा है, बिल्ली की सोच की भाषा है, जो हमारे परे है। इस तरह का एक पैराडॉक्स वो निर्मित करते हैं, इस तरह का भाषा के साथ इस तरह का एक खेल वो करते हैं। एक और कविता, मुझे पता है ये आज का एपिसोड थोड़ा लंबा खींच रहा है, लेकिन एक और कविता जो बहुत मज़ेदार है, और ये बिली कॉलिंस की कविता है, जो नए कवियों में, हमारे समकालीन कवियों में, इंग्लिश के पोएट्स में मेरे पर्सनली फेवरेट पोएट है। इनकी कविता है बेबी लिसनिंग। बहुत मज़ेदार कविता है, आप सुनिए, आपको मज़ा आएगा। बेबी लिसनिंग, बिली कॉलिंस की कविता है, विट और ह्यूमर से भरी हुई कविता। बेबी लिसनिंग। According to the Guest Information Directory, baby listening is a service offered by the Seaside Hotel. Baby listening, not a baby who happens to be listening, as I thought when I first checked in. Leave the receiver off the hook, the directory advises, and your infant can be monitored by the staff. Though the staff, the entry continues, cannot be held responsible for the well-being of the baby in question. Fair enough, someone to listen to the baby, but the phrase did suggest a baby who is listening, lying there in the room next to mine, listening to my pen scratching against the page, or a more advanced baby who has crawled
down the hallway of the hotel and is pressing its tiny, curious ear against my door. Lucky for some of us, poetry is a place where both are true at once, where meaning only one thing at a time spells malfunction. Poetry wants to have the baby who is listening at my door, as well as the baby who is being listened to, quietly breathing into the nearby telephone. And it also wants the baby who is making sounds of distress into the curved receiver lying in the crib, while the girl at reception has just stepped out to have a smoke with her boyfriend in the dark by the great wash and sway of the North Sea. Poetry wants that baby too, even a little more than it wants the others. डायरेक्टरी के एक छोटे से शब्द बेबी लिसनिंग, एक सर्विस जो होटल प्रोवाइड करता है, होटल देता है आपको कि आपके बच्चे का होटल का स्टाफ फ़ोन पे ख्याल रखेगा। बस इस एक छोटे से की घटना को वो किस तरह से वो उसके परते उघाड़ते चले जाते हैं और एक इस तरह का एक पैराडॉक्स गढ़ देते हैं कि बच्चे के बेबी लिसनिंग के क्या क्या मायने हो सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है कविता को देखने का। तो हाँ, इस 3 चीज़ों में विभाजित करके और कविता में नए नए अर्थ खोजना, ये कवि करते आए हैं और इस तरह के हमने कुछ उदाहरण आज देखे। श्रीकांत वर्मा की कविता बस एक बहाना थी इस तरह की बात करने का, लेकिन श्रीकांत वर्मा की कविताएं आप पढ़िए, एक अद्भुत कवि हैं और उनकी कई सारी कविताओं में गजब के भाषिक प्रयोग देखने को मिलते हैं। बीच के संग्रहों की कविताओं की रेटरिक अद्भुत है, जो इस तरह की वो वाग्मिता का प्रयोग करते हैं, जिस तरह से चीज़ें टूटती फूटती हैं, भाषा तोड़ते फोड़ते हैं। कविता आंदोलन का एक बहुत बड़ा हासिल ये था कि उसने भाषा को तोड़ने का काम किया। कविता से पहले हिंदी कविता की भाषा काफ़ी क्लिष्ट हुआ करती थी, लेकिन कविता आंदोलन और नक्सल कविता आंदोलन ने उसको जन तक ले जाने का काम किया। जनता तक तो ले जाने का काम किया ही, लेकिन उसकी भाषा को भी सरल किया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी 60 के दशक में कविता के साथ जो हुआ, जिसमें श्रीकांत वर्मा भी शामिल थे और भी उस समय के कवि शामिल थे। ये एक बहुत गजब की बात है जिसकी ओर हम उतना ध्यान नहीं देते। हम 70-80 के दशक के कवियों को बार बार पढ़ते हैं और उनकी कविताओं के भाषिक जो सिंप्लिसिटी है, जो सरल भाषा में वो लिखते हैं, उसको हम बहुत क्रेडिट देते हैं। लेकिन उससे पहले जो घटनाएं घटी, धूमिल हुए, राजकमल चौधरी हुए, श्रीकांत वर्मा हुए और भी जो तमाम कवि आए उस दौर में जिन्होंने कविता के भाषा के साथ इस तरह के प्रयोग किए, आलोक धनवा हुए, इनकी कविताओं पर हम उतनी बात नहीं करते जो की जानी चाहिए। तो आगे हो सके तो मैं इनकी कविताओं पर और बातें करूँगा। तो आप जुड़े रहिए। कल हम फिर मिलेंगे एक नई कविता और एक नए कवि के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।